हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? और सबसे पहले ये बताएं, आपकी ईद कैसी गुजरी? आज ईद का दूसरा दिन है और हमें सुकून नहीं है घर पे। हमने चाहा आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको एमसीक्यूज़ नंबर 31 से लेकर 40 तक 10 एमसीक्यूज़ विद सोल्यूशन बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 31 से। इसकी स्टेटमेंट ज़रा ध्यान से सुनिएगा। 2 electrons E1 and E2 are placed on the x-axis as shown below. The direction of the electric field at points 1, 2 and 3 respectively are। अच्छा जी, ऐसा है कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर पड़े हुए हैं। ओके, और हमने बताना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, 1, 2 और 3, इन 3 पॉइंट्स के ऊपर जो फील्ड बनता है उस फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस आपको दी हुई हैं। हम जब तक कि इसको बना करके देख नहीं लेंगे हमें समझ नहीं आएगी। तो ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड होता है। ये ले हो गया। दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, उसका फील्ड भी रेडियली इनवर्ड होगा। बीच में कुछ लाइंस मैंने नहीं बनाई, जानबूझकर नहीं बनाई, ताकि आपको मैं बता सकूं कि जो बीच वाला एरिया होगा उसमें ये वाली जो लाइंस हैं ये रिपल्सिव होंगी इस तरह, ऐसे। इसी तरह आप इस तरफ भी देख सकते हैं। पता है कि दोनों जब चार्ज पॉजिटिव होते हैं तो बीच में कुछ एरिया जो है वो ज़ीरो फील्ड रीजन कहलाता है। अब आप देख सकते हैं पॉइंट 1, ये है आपका पॉइंट 1। इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है। ये है आपका पॉइंट 3, इस पॉइंट पे जो फील्ड का डायरेक्शन है वो लेफ्टवर्ड है। और ये है आपका पॉइंट 2, यहाँ पे जो फील्ड का डायरेक्शन है वो लेफ्ट यानी राइटवर्ड है। तो ओवरऑल हमें क्या मिला? राइट राइट लेफ्ट। अब आप देख सकते हैं ये जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से राइट राइट लेफ्ट कौन है? ऑप्शन सी, राइट राइट लेफ्ट। सो ऑप्शन सी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 जो है उसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट माना जाएगा, राइट राइट लेफ्ट। इसको वर्ड्स में भी लिखा हो जा सकता है, जैसे राइट राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा एमसीक्यूज था, इसको ध्यान से कीजिएगा। इसकी जगह पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते थे, और अगर पॉजिटिव चार्ज होते तो स्टोरी टोटली अपोजिट हो जाती। ठीक है, प्रोटॉन्स भी कहा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 न्यूटन पर कूलम is directed towards positive x-axis, the force experienced by an electron placed in this region is। अच्छा जी, अब ऐसा है कि पहले तो हमें एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें ये x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। अच्छा, अब ये ओरिजिन है। अब ऐसा है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी इस तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ओके, इस फील्ड के अंदर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आप इस फील्ड के अंदर रख देते हो, लाइक यहाँ पे रख देते हो। ये लेंगे, इलेक्ट्रॉन आपने रख दिया। प्लेस्ड इन दिस रीजन इज, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली जो फोर्स होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा और वो कितनी होगी? सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फार्मूला है E = F/Q। तो यहाँ से F किसके बराबर होगा? QE। अब Q कितना है? चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मल्टीप्लाइड बाई E कितना है? 100 न्यूटन पर कूलम। ओके, आपका ये जो कूलम है कूलम से कट गया और ये 2 0 इसके साथ कट गया और इसको 17 कर दिया। तो इस तरह से बन गया 1.6 × 10⁻⁻17 न्यूटन। लेकिन अब ये डायरेक्शन क्या होगी? ये तो तय हो गया कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ऐसे भी आप कर सकते हैं क्योंकि -17 उसी में है, और बाकी अब ना भी देखें तो कोई मसला नहीं। लेकिन अब अगर सारी ही ऑप्शन -17 हो तो फिर मसला होगा। फिर उस सूरत में आपको ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके जहाँ से शुरू होता है उस तरफ पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, और जिस तरफ जा रहा होता है इसका मतलब है कि अगर वो कैपेसिटर की प्लेट्स को मान लिया जाए तो उस तरफ नेगेटिव होता है।
और जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव प्लेट उसको रिपेल करती है और पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करती है। तो ये वाली जो प्लेट है राइट साइड वाली जो पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट है वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी और लेफ्ट साइड वाली जो पॉजिटिव प्लेट है उसको अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरह से उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स होगी उसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगा और लेफ्टवर्ड जो है वो कौन बनता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। दैट्स वाई कि ये जो ऑप्शन है इसका सही आंसर 1.6 टाइम्स टू द पावर -17 न्यूटन टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी लेफ्टवर्ड। कैसा था एमसीक्यू? बहुत अच्छा था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। A charged particle produces an electric field of strength E at a distance of 2 meters away from this charge. Okay, at what distance will this field become? At what distance will this field become 1/4? अच्छा जी, आप ऐसा है कि एक हम ले लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल और ये है जी वो चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल का जो फील्ड है वो कुछ इस तरह से है, ये मैंने यूँ बना लिया। ओके, तो इसका जो फील्ड है वो अब हमें इसने बताया नहीं है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मैं इसको पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूँ और रेडियली आउटवर्ड रख लेता हूँ, ठीक है। ये एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो है r, पर वो है 2 मीटर। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो E है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? E। अब पूछा ये है कि कितनी दूर जाकर, दाएं तरफ ही हम चले जाते हैं, कितनी दूर हम जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो यहाँ E है वो कितनी हो जाए? E/4, ठीक है। अब ज़रा आप देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो होता है E = kq/r²। अब अगर मैं r को डबल कर देता हूँ, यानी उसको मैं कर देता हूँ 2r, तो ये बन जाएगा kq/2r²। और इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको मैं फ़िलहाल रेस कर देता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये बनता है kq/4r²। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 kq/r²। और ये जो इतनी जगह है, ये जो वैल्यू है, इसकी जगह मैं सिंपल ई रख दूँ अगर, तो ये बन जाएगा 1/4 × E। तो ये बन गया मेरे पास E/4। तो आपने देखा कि अगर मैं R को डबल कर दूँ यानी 2r कर दूँ और R की अपनी वैल्यू कितनी है 2 मीटर, वो यहाँ रखूँ, तो ये आंसर कितना बनता है 4 मीटर। दैट मीन्स कि 4 मीटर दूर जाकर पार्टिकल से, वो जो चार्ज पार्टिकल है उससे 4 मीटर दूर अगर हम जाएँ तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो 1/4 हो जाएगी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यानी अगर ये वाला पॉइंट जो है इसका डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो होगी E/4, ठीक है। अच्छा एमसीक्यू था। नेक्स्ट 34। A charged particle is placed in a non-uniform electric field. What does it mean if no force is acting on this charged particle? एक चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है पार्टिकल, नेगेटिव भी हो सकता है। उसको हमने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब नॉन यूनिफॉर्म किस तरह का है इसकी फ़िलहाल कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। व्हाट डज इट मीन इफ़ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल? अगर इस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रही तो इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन ए क्या है? द पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द फील्ड लाइन, यानी पार्टिकल उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ फील्ड लाइन है। ऑप्शन बी, द पार्टिकल इज प्लेस्ड इन द जीरो फील्ड स्पॉट्स, पार्टिकल को हमने कैसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे जीरो फील्ड रीजन है, यानी वहाँ फील्ड नहीं है। ऑप्शन सी, द पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन, पार्टिकल जो है वो फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। अगर फील्ड लाइन इस तरफ है तो पार्टिकल इस तरफ जा रहे हैं। ऑप्शन डी, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ पार्टिकल इज न्यूट्रल, कहता है ऐसा तभी मुमकिन है जब पार्टिकल न्यूट्रल हो, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रॉन हो। लेकिन उसने तो कहा है कि चार्ज्ड पार्टिकल, खुद कह रहा है कि पार्टिकल चार्ज्ड पार्टिकल है, और फिर यहाँ दोबारा चार्ज पार्टिकल का वर्ड यूज़ किया है। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी तो मुमकिन नहीं है। 2 दफ़ा उसने कह दिया। अब अगर तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता तो उस सूरत में हम कह सकते थे कि परपेंडिकुलर जाने की सूरत में कोई फोर्स नहीं लगती। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी भी जाती रही। अच्छा, इसके बाद द फील्ड इज मूविंग अलॉन्ग द फील्ड लाइन, द पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द फील्ड लाइन। जब पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। समटाइम वो डबल हो जाती है और समटाइम्स सिंगल हो जाती है, लेकिन लगती है ज़रूर फोर्स उसके ऊपर, जैसे हमने पिछले एमसीक्यूज़ में देखा है। तो फिर अब एक ही ऑप्शन बचती है, वो है ज़ीरो फील्ड स्पॉट। मैं आपको पिछले अगर एमसीक्यूज़ पे ले जाऊँ, यहाँ पे एमसीक्यूज़ नंबर 31, तो इसमें अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को रख दूँ,
तो ये रीजन जो है वो जीरो फील्ड रीजन है, इस रीजन में कोई फील्ड नहीं है और ये ओवरऑल ये जो जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म आप देख सकते हैं, कहीं उसकी फील्ड लाइंस क्लोजर हैं, कहीं कर्व्ड हैं, कहीं स्ट्रेट हैं। तो इस सूरत में यहाँ जो न्यूट्रल जोन है इसमें रखे हुए पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, सो ऑप्शन किधर गया, ऑप्शन बी इज correct. The particle is placed in the zero field spot. MCQ number 35. The electric field intensity at a point 3 centimeter away from the particle having a charge of 90 microcoulomb is. अच्छा जी, एक चार्ज है Q, उसकी वैल्यू है 90 माइक्रोकूलम, वो 3 सेंटीमीटर दूर डिस्टेंस उसका दिया हुआ है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो होता है KQ/R²। अब K कितने हैं, 9 × 10⁻⁹। Q कितने हैं जी, 90 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ ओवर R कितने, 3 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व करने से पहले इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि 9 को 9 के साथ, 9 से कितना होता है 81 और साथ आ जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ और 6 चले जाएंगे और पीछे रह जाएगा प्लस का 3 और नीचे 3 का स्क्वायर खोलें 9 और 10⁻⁻⁴। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 और ऊपर साथ आ जाएगा 0। ऊपर बन गया 90 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻, ऊपर कितनी 3 और नीचे से ऊपर जाएगी तो 10⁻�7 हो जाएगी और साथ यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, 90 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम इज करेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छा MCQ था ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम experiences a force of 2 × 10⁻⁷ Newton at a point in an electric field. Okay, what is the field strength at that point? ओके जी, सबसे पहले चार्ज हमें दिया उसने 5 × 10⁻⁻�6 कूलम, फोर्स हमें दी है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन और हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स कितनी है 2 × 10⁻⁷ और चार्ज कितना है 5 × 10⁻⁶। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं ऐसे, 2/5 अलग से और 10⁻⁻ ऊपर -7 है और नीचे +6 है। अब 2 को 5 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, पॉइंट लगा 20 हो गया, 5 4 ज़ा 20 माइनस किया, आंसर बचा 0। इसका मतलब यहाँ आया 0.4 और यहाँ आया 10⁻⁻1। अच्छा, अगर मैं अब इसको ऐसे कर दूँ 40 कर दूँ, 40 × 10⁻⁻2 एंड -1, ये दोनों मिलकर के 10⁻⁻3 हो जाएंगे। तो इस तरह से 40 × 10⁻⁻3 इज करेक्ट ऑप्शन। 40 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही 40 50 20 और 25 थे, 2 डिजिट्स थे। सो इस तरह से आप देखें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, मैं कहीं कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ ताकि आप टोटली एंट्री टेस्ट का जो माहौल है वो उसको एक्सपीरियंस कर सकें, कहीं हम कैलकुलेटर फॉलो नहीं कर रहे। 37, द न्यूट्रल जोन और जीरो फील्ड लोकेशन फॉर 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस लाइज। इसके लिए वापस जाना पड़ेगा MCQ नंबर 31 पे। यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 इक्वल चार्जेस हैं, सिमिलर भी हैं और इक्वल हैं, तो इनका जो न्यूट्रल जोन था बिल्कुल इनके सेंटर में था। हाँ, अगर एक चार्ज बड़ा हो और दूसरा चार्ज छोटा हो तो फिर न्यूट्रल जोन शिफ्ट कर जाता है छोटे चार्ज की तरफ। ठीक है, तो इस सूरत में द न्यूट्रल जोन और ज़ीरो फील्ड लोकेशन, और इसको हम ज़ीरो फील्ड लोकेशन के अलावा और क्या क्या कहते हैं, न्यूट्रल जोन कहते हैं, ज़ीरो फील्ड रीजन भी कहते हैं। ठीक है, 2 इक्वल एंड अपोजिट, 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस का जो न्यूट्रल जोन होगा बिल्कुल उनके मिड में होगा, बिल्कुल मिड में होगा, ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई फील्ड लाइंस पास नहीं कर रहे हैं। सो बिटवीन चार्जेस यानी चार्जेस के बीच में, नियर टू स्मॉलर चार्ज, छोटे चार्ज की तरफ नहीं, ऐसा नहीं होता। बिटवीन चार्जेस यानी चार्जेस के बीच में, क्लोजर टू बिगर चार्ज की तरफ नहीं, ऐसा भी नहीं होता। और देयर इज नो न्यूट्रल जोन इन दिस रीजन, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एट मिड पॉइंट ऑफ 2 चार्जेस। ओके, नेक्स्ट 38, the electric flux through a closed surface enclosing a charge depends upon the
भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है वो सिंपल है Q/ε0, जिसका मतलब है कि जो फ्लक्स है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, नंबर 1 चार्ज पे और नंबर 2 मीडियम पे। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सर्फेस, ओके, इस पे डिपेंड करता है। ज्योमेट्री ऑफ द सर्फेस नो, शेप ऑफ द सर्फेस नो, ऑल ऑफ दीज नो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 39, when an electric charge of 50 coulomb is transferred against a potential difference of 2 into 10 to the power 8 volts, the energy involved is। आपको पता है कि जो एनर्जी का फार्मूला है वो है Q इंटू डेल्टा वी। अब Q कितना है 50 कूलम और V कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 वोल्ट्स। अच्छा, आपको पता है कि कूलम इंटू वोल्ट्स जो है ये जूल के बराबर होता है, और 50 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो कितना हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर 8 और साथ आ गया जूल। ये जो 10 टू द पावर, ये जो 100 के साथ 2 है ना, ये बन जाएंगे 1 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल, और ये बन जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल। देख लो कौन सी ऑप्शन सही है, क्लियर कट पता चल रहा है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 40th, if an object after being rubbed against another object acquires a negative charge, what does it signify? भाई एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब किया है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए, इट हैज़ लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं। अगर लूज़ किया होता उसने कुछ इलेक्ट्रॉन तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज की बजाय पॉजिटिव चार्ज आ जाता, तो ऐसा ऑप्शन पॉसिबल नहीं। इट हैज़ लॉस्ट सम प्रोटॉन्स, उसने कुछ प्रोटॉन्स लॉस्ट किए हैं। अगर प्रोटॉन्स लॉस्ट किए होते तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता था, ठीक है। इट हैज़ गेन्ड सम प्रोटॉन्स, उसने कुछ प्रोटॉन्स गेन किए हैं, गेन करेगा तो उसके ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट हैज़ गेन्ड सम इलेक्ट्रॉन, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। असल में रबिंग के दौरान ज़्यादातर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करते हैं, ठीक है। तो इस सूरत में जो प्रोटॉन्स को गेन करने वाली जो ऑप्शन है, प्रोटॉन्स वैसे अमूमन जो है वो गेन होते भी नहीं हैं और ना ही लॉस्ट होते हैं। ये यूजुअली इलेक्ट्रॉन ही होता है जो शिफ्ट करता है, जो गेन करता है या लूज़ करता है, ज़्यादातर ये देखा गया। सो ऑप्शन डी, दैट इज़ इट हैज़ गेन सम इलेक्ट्रॉन्स, ये करेक्ट मानी जाएगी। इस तरह से 10 MCQs हमारे मुकम्मल हुए। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक 10 मज़ीद MCQs आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।